हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। तो आज हम जानेंगे सर सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और इसको हम आज बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें हम इसके क्रिटिसिजम्स जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जानेंगे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जानेंगे। हर एक चीज़ वो कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं या आपको इस थ्योरी के बारे में जानना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस चैनल पे हम सारी ऑलमोस्ट साइकोलॉजी की सारी थ्योरी, सारे फैक्ट्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आप मुझे सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी को जानने से पहले, मतलब अगर किसी भी चीज़ को तुम्हें जानना है तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा उस चीज़ को भूलना पड़ेगा। तो अभी आप इस थ्योरी के बारे में जितना भी जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, आप वो सब भूल जाएं और एक नए उससे शुरुआत करें। आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारे स्क्रीन पे सर सिगमंड फ्रॉयड। मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और इनकी थ्योरीज अगर आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो एक अलग बात है, बट आपकी दिमाग ज़रूर हिला देंगी इनकी थ्योरीज। तो ये पैदा हुए थे 6 मई को चेक रिपब्लिक में, और ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जो कि एक फिजिसिस्ट भी बने थे बाद में। और फिर इन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में भी बहुत सारी थ्योरीज दी थी और हम सबको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उन्होंने इस टाइम पर। और इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आप अब सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस थ्योरी के डेप्थ में हम चलते हैं, ठीक है। तो देखो, साइको एनालिटिकल अप्रोच सबसे पहले ये सर सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। वो एक फिजिशियन थे, ठीक है। और इन्होंने हिप्नोसिस स्टार्ट किया था। आप सबको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इन्होंने हिप्नोसिस स्टार्ट किया था अपने क्लाइंट्स को या अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। जो भी इनके पास पेशेंट्स होते थे तो वो हिप्नोसिस करते थे। एक फ्री एसोसिएशन नाम की टेक्निक करते थे, और फ्री एसोसिएशन टेक्निक इसमें लिखी हुई है। इसमें हम क्लाइंट को या कि पेशेंट को, इसमें हम उनको ओपनली शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि जो भी उनके दिमाग में थॉट्स होते हैं, जो भी फीलिंग्स होती है, मतलब कुछ भी जो भी उनके दिमाग में आ रहा है वो ओपनली शेयर करो। उसके बाद वो सब चीज़ें को लिख के वो उनको डिकोड करते थे कि इनके अनकॉन्शियस थॉट्स क्या हो सकते हैं, इनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं, इनके दबे हुए इमोशंस जो कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कि अनकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। तो हम अनकॉन्शियस माइंड जानेंगे कि ये होता क्या है। अनकॉन्शियस माइंड हमारा ये होता है, इसमें हमारे बहुत सारे इमोशंस और थॉट्स और बहुत ही सारी चीज़ें मतलब कि दबी हुई होती हैं, जो कि हमें पता ही नहीं लगती, जो हमारे बिहेवियर में धीरे धीरे आती हैं, लेकिन हम उसको कॉन्शियस में नहीं ला सकते। उसको हम आगे बहुत अच्छे से जानेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, इनकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इनकी जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है उसमें सबसे पहले चीज़ आती है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रॉयड्स आइसबर्ग मॉडल। एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड करके क्वेश्चन आ सकता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ सकता है, फ्रॉयड्स की आइसबर्ग मॉडल थ्योरी में अगर ये सब तीनों में से तुम्हें कोई एक भी वर्ड दिखता है तो आपको इसमें ये लिखना है। इसको हम समझेंगे। बहुत बड़ी थ्योरी है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा आसान है। अगर नहीं समझोगे तो ये थ्योरी आपको एक बोझ लगेगी कि इसको याद कैसे करें। ये 10 नंबर या 5 नंबर में पूछी जा सकती है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थ्योरी है, ठीक है। तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पढ़ेंगे। इन्होंने उस टाइम पर, ये आपने सुना ही होगा सबने, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये इन्होंने ही दिया है साइकोलॉजी को, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। देखो, कॉन्शियस माइंड हमारी वो चीज़ होती है जिनसे हम अवेयर रहते हैं। मतलब कि जैसे इट इंक्लूड्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ विच पीपल आर अवेयर। जो जो चीज़ों से हम अवेयर हैं, मतलब कि अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो यू आर अवेयर। आप टीवी देख रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आप कुछ भी चीज़ें जो कर रहे हो, आप उनसे अवेयर हो, आप उनको जानते हो, आप उनको महसूस कर पा रहे हो कि ये हमारे उसमें हो रहा है। आप जानते हो, जैसे 2+2 अगर आपसे पूछेंगे तो आपको पता है, आप अवेयर हो उस आंसर से, तो वो हो गया आपका कॉन्शियस लेवल। ये आप कॉन्शियस माइंड, ये हमारा पहला माइंड होता है। और दूसरा माइंड हमारा है प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, इसको सेम ही बोलते हैं। इट इंक्लूड्स हिडन मेमोरीज और फॉरगॉटन एक्सपीरियंसेस दैट कैन बी रिमेंबर्ड। जैसे कि इसका फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि जब आपने पहले बचपन में बाइक चलानी सीखी होगी तो उसमें आप कॉन्शियस लेवल पे सीख रहे थे कि कैसे क्या सब कुछ, कैसे पेडल मारते हैं, कैसे आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, कैसे बैलेंस बनाते हैं, तो वो सब आप कॉन्शियस लेवल में सीख रहे थे। बट अब आपको वो बाइक चलानी आ चुकी है, तो अगर आप 1 साल तक भी या 6 महीने तक भी अगर आप बाइक ना चलाएं बड़े होने के बाद, तो जैसे ही आप बाइक पे बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सब याद आ जाएगा।
तो ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा है सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि हमारे उसमें जैसे हम सांस लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल है, हम सांस लेते हैं तो हम सांस पे हमेशा कॉन्शियसली तो ध्यान लगा के सांस नहीं लेते, एक्सरसाइज करते वक्त, खेलते वक्त हम सांस लेते रहते हैं। तो इसको हम सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे डालेंगे कि जब आप फोकस करो तो इसको आप याद कर सकते हो, इस पर आप अवेयर कर सकते हो, लेकिन जनरली हमें ये चीज़ अवेयर नहीं होती है। हम सांस लेते रहते हैं, हम इसके अवेयरनेस में नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप शांत बैठ के थोड़ा ध्यान दो तो हाँ, आप इसको अवेयरनेस में अपनी ला सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। अब तीसरा माइंड होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये एक टैंक होता है, टैंक इन द सेंस सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मेमोरी स्टोर ये मतलब इसी में ही होती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ, ये हमें पता ही नहीं होता ये होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिडन डिजायर्स, फियर्स एंड पास्ट ट्रॉमास दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर विदाउट रियलाइजिंग इट। फॉर एग्जाम्पल बचपन में कुछ हुआ होगा आपके, जब आप 1 साल के होंगे या 2 साल के होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हुआ क्या है, लेकिन उस चीज़ के होने का डर या उस चीज़ के होने का इन्फ्लुएंस आपके बिहेवियर पे वो आज तक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे केस में हुआ होगा कि 2 साल की बच्ची का एक हाथ जला होगा, उस टाइम पर उसको बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन अब वो वाला एक्सपीरियंस भूल चुकी, लेकिन आज भी वो आग से डरती है। क्यों? ये पता ही नहीं चलेगा, ये तुम्हारे हिडन फियर्स में आ चुका है, ये तुम्हारा एक ट्रॉमा बन चुका है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड का ये काम होता है। फ्रॉयड कंपेयर्ड द माइंड टू एन आइसबर्ग वेयर द अनकॉन्शियस माइंड इज द लार्जेस्ट हिडन पार्ट। अभी मैं ये एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, इसमें क्या कहते हैं, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा फेमस है एनसीईआरटी में, और मतलब बाकी अगर आप ये पढ़ेंगे तो ये डायग्राम में देखो, इन्होंने एक आइसबर्ग किया है, जैसे पानी में आइसबर्ग होते हैं, तो जो कॉन्शियस लेवल है ऊपर का सिर्फ हमें उतना दिख रहा है, ये हमारे थॉट्स वगैरह हैं, बीच में जो है वो है हमारा सबकॉन्शियस, ठीक है। और जो तीसरा लेवल है जो सबसे बड़ा है अनकॉन्शियस लेवल, वो हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारे मतलब जो हम अचानक कर देते हैं, अचानक हाथ मतलब हटा देना, या आग से अगर आग आपको उस पर लग गई तो अचानक आंखें बंद कर लेना अगर पानी आ गया तो आंखों में, ठीक है। फियर्स हो गए, सेल्फिश मोटिव्स हो गई, ये छुपी रहती है, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रभाव इफेक्ट यही डालती है, ठीक है। तो ये अगर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड आ जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाता है, तो आपको ये लिखना है। आप समझ चुके हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड, और तीसरा कौन सा है, अनकॉन्शियस माइंड। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये थ्योरी इतनी हो गई। इसके बाद आते हैं हमारे द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, या इसको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड हो गया, उसमें माइंड की बातें हो रही हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी किस किस टाइप की होती है इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है। अब साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक थ्योरी आती है, तो फर्स्ट हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड लिख दिया, अब उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इन्होंने 3 टाइप की पर्सनैलिटी इसमें भी बताई है। फर्स्ट है इद, ID, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल एक एक नंबर में आते हैं कि ईगो का कौन सा प्रिंसिपल है, सुपर ईगो का कौन सा प्रिंसिपल है, इद का कौन सा प्रिंसिपल है। तो इद का प्रिंसिपल है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल। इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, फॉर एग्जाम्पल नीड ऑफ अ सेक्स, नीड ऑफ अ हंगर। इसमें हम कुछ नहीं देखते हैं, जैसे ही भूख लगी सीधा खा लो, गुस्सा आया तोड़फोड़ कर दिया, सीधा अचानक, जैसे कि सामने बर्गर रखा हुआ है, आपको बहुत भूख लग रही है, उसमें चीज़ टपक रही है, तो वो देख के आपको रहा नहीं गया, आप सीधा गए, बर्गर उठाया, सीधा मुंह में डाला, पैसे हो ना हो, मैं मोटा हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, अनहेल्दी है हेल्दी है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका मन करा, आपने उस पर अटैक करा और खा गया। ये होता है इद, ठीक है। अब सेकंड पे आता है ईगो। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये इद का कौन सा प्रिंसिपल था, प्लेजर प्रिंसिपल, जो आपको प्लेजर दे, आपके उसको मिटाए, जो अंदर आपके क्रेविंग्स हो रही हैं या किसी भी चीज़ की, उसको मिटाने का काम, वो है प्लेजर प्रिंसिपल, इद। दूसरा आता है ईगो। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। इट इज द रैशनल पार्ट दैट बैलेंसेस द डिमांड्स ऑफ इद एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सुपर ईगो। इन सिंपल वर्ड्स, ईगो डायरेक्ट्स द इद टुवर्ड मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग। ये हम समझेंगे सुपर ईगो के बाद, पहले हम सुपर ईगो समझते हैं, उसके बाद हम ईगो भी समझेंगे। अब सुपर ईगो का प्रिंसिपल कौन सा होता है, मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। The conscience of the mind that contains the value of parental figures through socialization। हम एक जनरल एग्जाम्पल में समझेंगे इन तीनों के मतलब को, ठीक है। आप इनके प्रिंसिपल याद कर लेना, मोरल प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल और प्लेजर प्रिंसिपल। एक एग्जाम्पल है, इफ़ यू सी अ डिलीशियस केक, आपने एक केक को देखा, बहुत ज़्यादा उसमें चॉकलेट लावा, ट्रफल वगैरह बहुत कुछ उसमें है, ठीक है, और वो देख के आपका अचानक मन करा कि यार इसको मतलब भाई खाना है, तो ये जो मन हुआ और ये जो आप खाएंगे उसको, ये आपको ड्राइव करेगा इद, देखते ही खा लिया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक होता है सुपर ईगो। इसमें आपको पता लगता है कि नहीं यार ये अनहेल्दी है, मैंने डाइट स्टार्ट किया हुआ है, मेरे को फिट रहना है, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, ये केक मैं खाऊंगा ही नहीं, इस केक को मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा,
क्योंकि मैं अपने डाइट पे हूँ और ये अनहेल्दी अंदर जाके बहुत शुगर जनरेट करेगा, मेरे को खाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये काम है सुपर ईगो का, ईगो का नहीं है, ये काम सुपर ईगो का है, मना करना कि बिल्कुल भी नहीं खाना है भाई, डाइट पे हूँ वरना डाइट लॉस हो जाएगी। फिर आता है इन दोनों का बीच में जो इनको टटोलता है, मतलब ईगो और सुपर ईगो को बीच में कंट्रोल करता है, वो है आपका ईगो। रियलिटी पे ईगो आपको बोलेगा कि यार एक स्लाइस खा ले ना, एक स्लाइस खा ले, तेरा क्रेविंग भी मिट जाएगी और डाइट भी रहेगी, ज़्यादा तेरे को डैमेज भी नहीं होगा और तेरा क्रेविंग भी ये मट जाएगी। तो ज़्यादातर हम ईगो से अपने लाइफ को जीते हैं, इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम ये भी समझ गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी समझ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आगे जाके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। बस आप बैठे रहो, कुछ भी डाउट हो सीधा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करना। अब मैं ये फालतू बातें नहीं करूँगा, आप बस ये थ्योरी समझो, ठीक है। अब आता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने वाली और सबसे ज़्यादा दिमाग को हिला देने वाली ये थ्योरी है। एक्सेप्ट करो ना करो ये आपके ऊपर है, आपके पास इतनी बुद्धि है, इसको जानो। लेकिन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फ्रॉयड ने बताया है कि 5 टाइप की स्टेजेस होते हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पहला स्टेज हो गया ओरल स्टेज, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बिल्कुल पैदा होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेज आता है हमारा ओरल स्टेज। ओरल स्टेज होता है जब हम पैदा हुए होते हैं, तब से लेकर 1 साल तक होता है हमारा, ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल के मतलब आसपास तक होता है, किन्हीं का ज़्यादा किन्हीं का कम होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब कि अप्रॉक्स ये 1 साल तक होता है। इसमें जो हमारा माउथ होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो चीफ प्लेजर जोन हमारा माउथ होता है। इसी से हम अपनी बेसिक ग्रेटिफिकेशन मतलब आनंद कह लो उसको, या कुछ भी कह लो, मज़ा कह लो, कुछ भी कह लो, हम अपनी नरिशमेंट सारी हम सकिंग के थ्रू, बाइटिंग, लिकिंग के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। इफ़ दिस स्टेज इज अनक्लियर्ड इट कैन लीड्स टू वेरियस इश्यूज लाइक स्मोकिंग, ओवर ईटिंग। देखो बहुत अच्छी इन्होंने समझाया कि बचपन में अगर हमारा ओरल स्टेज क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमने ढंग से सक नहीं करा, या हमने बाइटिंग नहीं करी, या हमने लिकिंग नहीं करी, हमने माउथ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जो कि हमें ओरल स्टेज में देनी चाहिए थी, तो उससे जाके आने वाले 10-20 सालों में या उसके बाद हमें अगर स्मोकिंग की प्रॉब्लम होती है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम होती है, नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो हमें इसकी वजह से होती है कि हमारा ओरल स्टेज क्लियर नहीं है, हमने ढंग से काम नहीं करा है, ठीक है। ये इनका ऐसा मानना था सर सिगमंड फ्रॉयड का। तो हमारा दूसरा स्टेज अब आता है एनल स्टेज, इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं ये ओरल स्टेज, सकिंग से। अगर हमने ढंग से बचपन में सक नहीं करा, उसको थम सक हो गया, है ना, लिकिंग हो गया, और बाइटिंग हमने अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करा, तो उस टाइम पर अगर हमारा ये स्टेज क्लियर नहीं है तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेज आता है एनल स्टेज। अब ये 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों में आसपास ये चीज़ होती है। अब एनल स्टेज में क्या होता है, पॉटी ट्रेनिंग कह लो आप इसको, मतलब कि बचपन में जैसे हमारा जो हम प्लेजर सीख करते हैं बचपन से, हम फर्स्ट स्टेज में प्लेजर सीख कहाँ से करते हैं, माउथ से। सेकंड स्टेज में हम प्लेजर सीख कहाँ से करते हैं, एनल से, थ्रू यूरिनेशन और एक्सक्रीशन, जहाँ से हम जहाँ से मतलब कि यूरिन पास करते हैं वहाँ से, और जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट सिस्टम, उसको हम जहाँ से ये एक्सक्रीट करते हैं और यूरिनेट करते हैं वहाँ से हम प्लेजर सीख करते हैं। और अगर इसमें देखो 2 टाइप के पर्सनैलिटी इसमें हो सकते हैं, अगर ये इशू ढंग से सॉल्व नहीं हुआ तो, अगर ये स्टेज ढंग से क्लियर नहीं हुआ तो 2 टाइप की पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। पहला हो गया एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। इसमें होता है, एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी में होता है ओवर कंट्रोलिंग परफेक्शनिस्ट। इट डेवलप्स ड्यू टू हार्श और ओवरली स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग में अगर जैसे कि पापा या मम्मी बहुत ज़्यादा डांट देते हैं बच्चे को कि ये तूने ये नहीं करा ढंग से, ये आपने ऐसे नहीं करा, या आपने ढंग से फ्लश नहीं करा, या आपने ढंग से साफ़ नहीं करा, ये आपको मतलब हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा अगर डांटते हैं तो उसके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट काम करने को वो हो जाता है आतुर, कि बिल्कुल मतलब एक भी नहीं होना चाहिए, हर एक काम अच्छे से होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब उसकी पर्सनैलिटी में ओवर कंट्रोलिंगनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा वो करा। तो उसके बाद क्या कहते हैं मतलब कि एक्सेसिव पनिशमेंट और रिजिड स्केड्यूल, बहुत ज़्यादा मतलब स्केड्यूल की 8 बजे तुम्हें फ्रेश होने जाना है तो जाना है, और उसको पनिशमेंट दे दी अगर उसने ढंग से नहीं करा। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर बच्चे को क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन जाएगा। मतलब एक लिमिट तक होना तो ठीक बात है, बट बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं परफेक्शन के पीछे भागना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वैसा हो जाता है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अब दूसरा आता है एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी। इसमें क्या कहते हैं, अगर बिल्कुल भी नहीं डांटा, बच्चा कैसे भी करके आ रहा है, और इसमें बिल्कुल डांटा ही नहीं बच्चे को कि मतलब कैसे सफाई करनी है या कैसे क्या तरीका है, बिल्कुल भी नहीं डांटा, तो वो
बच्चा फिर हर एक चीज़ को निगलेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा, मतलब किसी भी काम को किसी भी ऑर्गेनाइज मैनर में करेगा ही नहीं वो, मतलब बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज बन जाएगा, ना अपने रूम को साफ़ करेगा और ना ही मतलब किसी चीज़ का ध्यान रखेगा, और वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा और बहुत ज़्यादा रिबेलियस, लड़ाई झगड़ा करेगा कि मुझे क्यों आप ये कमरे को साफ़ करने के लिए बोल रहे हो, या क्यों मेरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल रहे हो कमरे को, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ों को निगलेक्ट करेगा। तो अब हम जानेंगे थर्ड स्टेज, फैलिक स्टेज, जो कि 3 से 5 साल के बीच में बच्चों में आता है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज होगा। इसको आप ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में शॉक करेगा। एक्सेप्ट करें ना करें ये आपके ऊपर है, आपके अंदर इतनी मतलब विवेक है, आपके अंदर इतना दिमाग है, आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, बट ये स्टेज आपको ज़रूर चौंका देगा, ठीक है। इसमें बात हुई है एक लिबिडो नाम के शब्द की, जिसका मतलब है सेक्सुअल एनर्जी। लिबिडो का मतलब इन्होंने बोला है सेक्सुअल एनर्जी। तो इस स्टेज में 3 से 5 साल तक जब बच्चा होता है तो इसमें उसका ज़्यादा फोकस होता है अपने जेनिटल्स पे, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, ठीक है। और वो ज़्यादा अवेयर हो जाता है अपनी बॉडी को लेके कि मैं एक बच्चा हूँ या मैं एक बच्ची हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, इन पे उसको क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या कहते हैं, मतलब मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है बच्चे को, है ना। चिल्ड्रन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद देयर जेंडर रोल्स एंड बिगिन टू अंडरस्टैंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। बिल्कुल उसको समझ में आने लगता है अपने जेंडर रोल्स को, कि लड़के का काम क्या है या ऐसा ऐसा, ये सब छोटी मोटी चीज़ें उसको समझ में आने लग जाती है, ठीक है। और इस स्टेज में वो अपने मतलब सेम सेक्स पेरेंट, जो लड़का होगा वो अपने पापा को क्या कहते हैं इमिटेट, कॉपी करने लगेगा, लड़की अपनी माँ को कॉपी करने लगेगी। इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी ऐसे ही बनती लगती है, मतलब बनना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। वो अपने फादर को देख के सीखता है और वो अपनी मदर को देख के सीखती है, इन्होंने ऐसा बताया है। तो इसमें एक 2 टर्म है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आने वाले, ये आता ही आता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में। कोई भी या तो आपको एक स्टेज पूछ लेंगे या पूरी थ्योरी लिखने को बोल देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो इसमें ये हमको ज़रूर लिखना है, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, ये लड़कों में होता है। बॉयज़ डेवलप अनकॉन्शियस सेक्सुअल फीलिंग फॉर देयर मदर। 3 से 5 साल के बीच में जो लड़के होते हैं उनको अपनी माँ को लेके सेक्सुअल मतलब उनकी एनर्जी आती है, उनको सेक्सुअल फीलिंग मतलब आने लग जाती है अपनी मदर को लेके, और वो अपने फादर को एज अ राइवल देखते हैं कि यार ये मेरी माँ का पहला प्रेमी है या पहला आशिक है, तो ये मेरी माँ का सारा प्यार ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। दे सी देयर फादर एज अ राइवल एंड मे फील जेलसी एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिम। तभी मतलब उसको थोड़ा सा जेलसी होगी अपने फादर को देख के, और थोड़ा सा वो उनसे लड़ने की कोशिश भी करेगा, हल्का फुल्का भी करेगा, है ना। और however they also experience castration anxiety, fear that the father will punish them by castrating them। अब ये ऐसा बोल रहे हैं, अब कैस्ट्रेशन को बोल सकते हैं हम हिंदी में एक ऐसा बेसिक लैंग्वेज में नसबंदी। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कहीं मेरे जेनिटल्स पे हिट ना कर दें फादर, या कहीं क्योंकि सारी प्रॉब्लम मतलब यहीं से क्रिएट हो रही है, या ये कहीं वो ना कर दें, क्या कहते हैं कैस्ट्रेट करके, या कहीं कुछ ऐसा ना कर दें मेरे को। तो इस फियर से बच्चा अपने फीलिंग्स को नहीं दिखाता है, बट ये फियर उनके अंदर होता है, सेक्सुअल फीलिंग भी उनके अंदर होती है, बट एक पनिशमेंट का उनको डर रहता है अपने फादर से कि अगर मैंने कुछ ऐसा करा तो मेरे फादर मेरे को पनिश कर सकते हैं, तो वो करता नहीं है। टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बॉयज आइडेंटिफाई विद देयर फादर अडॉप्टिंग हिज वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। तो इन सबको इग्नोर करते टाइम बच्चा फिर अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज बन जाता है और वो फिर उनके साथ रहना स्टार्ट कर देता है, बट ये फिर उनके अंदर हमेशा रहता है, और ये उनके अंदर फीलिंग लिबिडो ये उनके अंदर रहती है। सेम टू सेम ऐसा टर्म है, इसी को आप उल्टा कर दीजिए, यह है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स में। गर्ल्स डेवलप अनकॉन्शियस अट्रैक्शन टू देयर फादर। उनको अपने जो फादर होता है उनको लेकर सेक्सुअल अट्रैक्शन आता है, ठीक है। दे मे फील राइवलरी विद देयर मदर एंड एक्सपीरियंस पीनस इन वाई। उनको पीनस से जलन होने लग जाती है कि यार इसके पास है, ये मेरे पास नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, उनको अपनी मदर भी राइवलरी लगती है कि यार ये मेरे, जैसा मैंने आपको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में समझाया था वैसा ही सेम इसमें है कि मेरी माँ, मतलब कि मेरी माँ है पहली प्रेमी मेरे पापा की, मैं नहीं हूँ, या कुछ ऐसे ऐसे जो अनकॉन्शियस थॉट्स आते हैं ये उनको उस टाइम पर आना स्टार्ट होता है। बट वही पनिशमेंट से उनको भी डर होता है, और उनके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही होती है कि अगर मैंने कुछ करने की कोशिश करी तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, ऐसा ऐसा सब कुछ सेम होता है हाई स्टेज में, ठीक है। और उनको जब ये पीनस एनवे होता है तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम मिसिंग समथिंग, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि सबके पास है, या ऐसा है ना। ओवर टाइम दे रिजॉल्व दिस बाय आइडेंटिफाइंग विद देयर मदर। अपनी माँ के साथ रहते रहते फिर ये सब कन्फ्लिक्ट्स उनके रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
अगर ये स्टेज रिजॉल्व नहीं होता है, अगर फैलिक स्टेज, अगर ये आना भी ज़रूरी है बच्चों में, अगर ये नहीं आता है, अगर ये चीज़ या तो उसको हम एक्सेस कर देते हैं, या तो हम पनिशमेंट से डरते ही नहीं है, उसको अचीव कर लेते हैं ऐसा, या अगर ये स्टेज आया ही नहीं, ये अगर बच्चों में मतलब ये वाली फीलिंग आई ही नहीं, लिबिडो आया ही नहीं, तो अगर ऐसा होता है तो हमें फैलिक फिक्सेशन नाम की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हम एरोगेंस बन सकते हैं, आगे जाके रेकलेसनेस बन सकते हैं, मतलब केयरलेस हो सकता है, ठीक है, वैनिटी आ सकती है, एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस, हम सबसे हम मतलब कंपटीशन में रहेंगे। तभी आजकल आप बच्चे देखते रहते होंगे, ज़्यादातर बच्चे मतलब तू ये कर सकता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, तू इतने पुशअप्स कर सकता है, मैं इतने पुशअप्स करके दिखाऊंगा, मतलब ये वाली जो क्या कहते हैं, ये वाला इसमें ज़्यादातर मतलब आ सकता है, ठीक है। अनरिजॉल्व फैलिक स्टेज, डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप को लेके क्या कहते हैं, आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर ये स्टेज क्लियर नहीं हुआ तो, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, अनहेल्दी रोमांटिक अटैचमेंट्स, तुम्हें मतलब ज़्यादा प्यार प्रेम चीज़ों का समझ नहीं आएगा, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, किसी भी चीज़ का, वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो सकता है, लवर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप आपको हैंडल नहीं करने आएंगे, ठीक है। और एक वीक सुपर ईगो बन जाएगा, मोरल कन्फ्यूजन रहेगी कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, एक लैक ऑफ गिल्ट रहेगी, खुद को लेके आप गिल्ट फील करोगे, यार मतलब आपको गिल्ट बहुत फील होगा। और फेलियर टू रिस्पेक्ट सोशल रूल्स का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर ये स्टेज क्लियर नहीं हुआ तो आपका। अब फोर्थ स्टेज देखो, फर्स्ट स्टेज था ओरल स्टेज, सेकंड स्टेज था एनल स्टेज, थर्ड स्टेज था फैलिक स्टेज, अब फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज। ये 6 साल से प्यूबर्टी तक, मतलब 12 साल तक ये आता है। इसमें फ्रॉइड ने बोला जो लिबिडो होता है वो हमारा क्या कहते हैं, अब डायरेक्शन में हमको दे देता है, पहले हम सेक्सुअल उसमें जाते हैं, फिर ये लिबिडो हमें क्या कहते हैं, एक तरीके से हमारा वे चेंज कर देता है, मतलब अदर एक्टिविटीज़ रेदर देन सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन। इसमें हम सेक्सुअल एक्सप्लोर इतना नहीं करते हैं, ये हम क्या कहते हैं कहीं और चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो लिबिडो हमारा सेक्सुअल मतलब कि एक्सप्लोर को करने की वजह से, सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने की वजह से हम स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं अपनी हॉबीज़ या एकेडमिक्स में, हम अपने एकेडमिक्स में अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, या सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स में आ जाते हैं। इसमें हमारी इतनी सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन नहीं रहती है, हम अदर एक्टिविटीज़ को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा महत्व देते हैं इस स्टेज में, ठीक है। और अगर रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनलाइक प्रीवियस स्टेज ओरल एनल फैलिक, फ्रॉइड सजेस्टेड दैट द लेटेंसी स्टेज हैज़ मिनिमल psychological conflict because the focus is on external learning and socialization rather than inner struggles. फ्रॉइड ने ऐसा बिलीव किया है कि इसमें सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बाकी जो स्टेजेस हैं उन सब में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कंपेयर टू इस स्टेज में, लेटेंसी स्टेज में बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिकॉज इसमें क्या कहते हैं हम अपने इनर स्ट्रगल से नहीं लड़ रहे होते हैं। इसमें हमें ना फ्यूचर की टेंशन होती है, ना हमें सही गलत का वो होता है, इसमें हम अपना जीते हैं, ठीक है, जीना इन द सेंस इसमें हम अपना खेलेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, या कुछ भी जो हमें काम दिया है हम उसमें वो करेंगे, टेंशन नहीं लेते हैं, इसमें कन्फ्लिक्ट्स लड़ाई झगड़ा इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। अगर ये स्टेज क्लियर नहीं होता है बच्चों का तो हमें क्या कहते हैं फ्रेंडशिप को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा लो सेल्फ इस्टीम हो सकता है, एक तरीके से हम मतलब हमारा सेल्फ इस्टीम जो होता है वो हमारा वो कम हो सकता है, हमारा मतलब कैपेबिलिटीज़ हमारी करने की या खुद पे भरोसा हमारा वो कम हो सकता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें अपने आप पे बहुत डाउट रहेगा, हम हमेशा इन्फीरियर रहेंगे, हम हमेशा दबके रहेंगे सबसे, है ना, अगर ये स्टेज अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो। डिफिकल्टी इन मोरल डेवलपमेंट, वही सोसाइटीज़ के हिसाब से हम क्या कहते हैं उसमें ढलने में हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एकेडमिक और कॉग्निटिव चैलेंज आ सकते हैं, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते हैं, हमारा दिमाग मतलब ज़्यादा काम नहीं कर सकता पढ़ाई को लेके, ये हो सकता है अगर ये स्टेज क्लियर नहीं हुआ तो। अब 5वां स्टेज है जेनिटल स्टेज, ये होता है प्यूबर्टी 12, या तो 12 से लेकर रेस्ट ऑफ द लाइफ, हमारे 12 साल मतलब 12 से 13 14 साल के बीच में, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं सारी ज़िंदगी भर तक ये रहेगा हमारा जेनिटल स्टेज, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का। इसमें जो लिबिडो होता है वो सीधा मैच्योर और अडल्ट रिलेशनशिप्स को जाता है, उसमें हम प्यार प्रेम ये सब ढूंढते हैं। जो हमारा लिबिडो हमें डायरेक्ट करता है, पहले फैलिक स्टेज में हमारा सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन पे जाता है, इसके बाद हमारा सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन पे नहीं जाता है, 6 से 12 साल में हम अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फ्रेंडशिप्स या इन सब में चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सेक्सुअल एक्सपीरियंस में तो जाता ही जाता है, उसके साथ में हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारा क्या कहते हैं रिलेशनशिप में हम घुस जाते हैं, हमें हर टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है हर एक चीज़ में, ठीक है, मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट आ जाता है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर रादर देन सेल्फ सेंटर्ड प्लेजर, वही सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसमें काफ़ी सारे, सेक्सुअल एक्सपीरियंस करने मतलब सेक्स को एक्सपीरियंस करने का मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा लिबिडो रिलीज़ होता है, इसमें हमें क्या कहते हैं सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस करने का मन करता है ना,
ये ऑपोजिट है जेंडर को लेके। द गोल इज़ टू फॉर्म हेल्दी लविंग एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स रादर देन बीइंग फोकस ऑन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अब हमें अपने आप से इसमें ज़्यादा मतलब होता नहीं है, इसमें हमें क्या कहते हैं हेल्दी लविंग और अच्छे रिलेशनशिप को फॉर्म करना होता है इस स्टेज में, है ना। और डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड सोशल मैच्योरिटी, इंडिविजुअल लर्न टू बैलेंस सेक्सुअल डिज़ायर्स। हाँ, ये सब होने के साथ साथ हमें समझ में आ जाता है, ठीक है, हम अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को, हमारी सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं, इन सबको हम बैलेंस करना सीख जाते हैं समाज के साथ। मतलब कि हाँ, सोसाइटी में कैसे एक्ट करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे एक्ट करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे एक्ट करना है, अपने सेक्सुअल अर्जेस को, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कैसे एक्ट करना है, इन सबको हमें बैलेंस करना आ जाता है ना। अगर ये वाला स्टेज क्लियर नहीं होता है, अगर ये वाला स्टेज रिजॉल्व नहीं होता है, तो वही हमें रिलेशनशिप्स हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कमिटमेंट इश्यूज़, हम कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे कि हम तेरे साथ, हम कमिटमेंट नहीं हो पाएंगे, है ना। हम बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स को चेंज करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, हम लोगों से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और वहाँ से वहाँ हम उसको वो करेंगे, स्विच करेंगे, ठीक है, अपने ये रिलेशनशिप्स को। फियर ऑफ इंटीमेसी होगा, अनहेल्दी अटैचमेंट्स होंगे, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस और एबिलिटी टू फॉर्म इमोशनल फुलफिलिंग कनेक्शंस। अगर ये स्टेज क्लियर नहीं हुआ तो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस भी हो सकती है, सेक्सुअल में बहुत सारी चीज़ें, मतलब सेक्स में बहुत सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। लैक ऑफ पर्पस और डायरेक्शंस इन लाइफ, हमें क्या कहते हैं एक डायरेक्शन नहीं मिल सकती लाइफ में, हमारा एम या हमारा गोल क्लियर नहीं होगा लाइफ में। स्ट्रगलिंग टू बैलेंस रिलेशनशिप्स एंड कैरियर, उसको लेके हम काफ़ी स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स टू प्रोटेक्ट द ईगो। अब हम अपने ईगो को बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। फ्रॉयड सजेस्टेड दैट द ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म्स टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। These are unconscious psychological strategies that the mind uses to cope with anxiety, stress और unacceptable thoughts। जितने भी हमारे टेंशन होती है, हमें जो स्ट्रेस होता है, जिन विचार को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको बचाने के चक्कर में हमारा माइंड, अनकॉन्शियस माइंड मतलब जिससे हम अवेयर ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जिससे हम अवेयर नहीं हो रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड जहाँ आए वहाँ आपको आना है कि हम इससे अवेयर ही नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम कोप कैसे करते हैं, मतलब कि हम अपने कामों को, हम अपने उसको एक अच्छी इमेज कैसे देते हैं। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी ये लग सकता है आपको, आप टेंशन ना लीजिए। दीज मैकेनिज्म्स हेल्प प्रोटेक्ट अ पर्सन सेल्फ इमेज। अपने सेल्फ इमेज को बचाने के चक्कर में हम कैसे कैसे मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं, अपने आप को डिफेंस कैसे करते हैं अपने ईगो को बचाने में, बेसिकली ये है। इसमें बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। पहला बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, रिप्रेशन होता है, ब्लॉकिंग अनप्लीजेंट थॉट्स, पुशिंग पेनफुल मेमोरीज और डिज़ायर्स इनटू द अनकॉन्शियस। जितने भी गंदे थॉट्स हैं उसको ब्लॉक करना, ठीक है, सिंपल। पुशिंग पेनफुल मेमोरीज और डिज़ायर्स इनटू द अनकॉन्शियस। जितने भी पेनफुल मेमोरीज हैं, जितने भी वो पेनफुल डिज़ायर्स हैं, उनको सीधा अनकॉन्शियस में डाल देना, उसको हटा देना, उसको अनअवेयर कर देना। एग्जाम्पल समझिए, अ पर्सन हु एक्सपीरियंस्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा मे नॉट रिमेंबर द इवेंट बट स्टिल रिएक्ट्स इमोशनली इन सिमिलर सिचुएशंस। वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोली थी, बचपन में कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल थी, जल रही थी, उसमें हमारा हाथ चले गया, हमारा ट्रॉमा बन गया, बड़े हो गए हम उस चीज़ को भूल गए, लेकिन अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम आग से क्यों डरते हैं। तो बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जो कि लेके हम मतलब जो कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था, जिससे हमें एक ट्रॉमा बन गया था, बट हमको याद नहीं हुआ क्या था, हम आग से क्यों डरते हैं। कुछ लोग होते हैं, हम गाड़ी से क्यों डरते हैं, हम कार ड्राइविंग से क्यों डरते हैं, हम गाड़ी में बैठने से, सबके एक फोबियाज़ होते हैं। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे कि क्या कहते हैं हमें, या हमने कुछ देख लिया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारा पहला डिफेंस मैकेनिज्म। तो अब हमारा दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। ये बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से समझेंगे। इस चीज़ में इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अब जैसे मैं 2 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल, कोई स्मोकर है और वो कॉन्टिन्यूसली स्मोक करता रहता है। उसको पता है कि ज़्यादा स्मोक करूँगा तो मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे कैंसर हो सकता है, मेरे लंग्स ख़राब हो सकते हैं, बट स्टिल वो स्मोकिंग करता है बिकॉज वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। दूसरे में, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है बिना हेलमेट के, उसको पता है कि अगर मैं गिरूंगा या मुझे अगर चोट लगी तो मेरी बॉडी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या घर पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल उस रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो उसी बिहेवियर को करता रहेगा। तो इस चीज़ को हम डिनायल बोलते हैं, जिसमें हम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आजकल हो भी रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर एक मतलब कोई वुमेन है, वो किसी कंपनी में काम करती है, तो उसको अट्रैक्शन होती है अपने बॉस के साथ या अपने साथ के कलीग के साथ, अपने कोवर्कर के साथ, और उसको ये बात पता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप में हूँ, सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, सेम लेवल ऑफ अटैचमेंट देना एक गलत इंसान को वो ठीक नहीं है, ये उसे पता है।
बट स्टिल उसको अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है उससे, जिससे कि वो घर पे आके या अपने पार्टनर को वो बोलती है कि यू आर नॉट लॉयल, यू आर अनफेथफुल टू मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वो उसी पे ही ब्लेम करेगी और अपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपने इमोशंस को, अपने गिल्ट को या अपने उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जाके वो अपने उल्टा पार्टनर पे ही वो फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर देती हैं जो उसको हो रही हैं उसके बॉस या कोवर्कर के साथ, जिससे वो अट्रैक्टेड फील हो रही है। आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वापस समझाऊंगा। समझ गए होंगे आप एग्जाम्पल समझ के? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चौथा है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट और सब्लिमेशन ये दोनों एक तरीके से सेम से है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया उसको याद कैसे करना है? डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डी फॉर डर्टी। डिस्प्लेसमेंट है तो ये थोड़ा खराब है, नेगेटिव वे में है, और जो सब्लिमेशन है ये पॉजिटिव वे में है, ऐसे याद करना है। डी से डिस्प्लेसमेंट, डी से डर्टी, ठीक है। रीडायरेक्टिंग इमोशंस टू अ सेफर टारगेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले तुम अपना काम करके आए, बॉस ने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा, बॉस का गुस्सा बना हुआ है। अब बॉस पे तो आप चिल्ला सकते हो नहीं, आपका बॉस है। तो आपने घर पे आके अपनी वाइफ को सुना दिया फालतू में, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन बॉस का गुस्सा आपने अपनी वाइफ पे निकाल दिया। जो सेफर टारगेट होते हैं, जो बेचारे भोले होते हैं, जो मासूम होते हैं, आप समझे, जो आपको कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपने सारा उस पर डिस्प्लेस कर दिया, सारा गुस्सा, या उसको एज अ प्यार वे में भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नेगेटिव चीज़ों में यूज़ होता है। प्यार वाले चीज़ों में आ जाता है सब्लिमेशन, समझे। डिस्प्लेसमेंट मतलब डर्टी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डी फॉर डर्टी। इसको ऐसे याद करना है। नेगेटिव इमोशंस जो भी होते हैं, हमने अपने बॉस से सीखा या कोई किसी ने भी, एक बड़े फिगर ने आपको डांट दिया, तो उसका गुस्सा आपने किसी और चीज़ पे निकाल दिया। किसी आपने जानवर को मार दिया गुस्से में आके, ठीक है, या अपने वाइफ से आपने लड़ाई कर ली, आपने बॉस ने आपको डांटा तो। अब सब्लिमेशन में ऐसा होता है, टर्निंग अनएक्सेप्टेबल अर्जिस इनटू एक्सेप्टेबल एक्शंस। इसमें जैसे कि कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अब वो गुस्सा उसने और किसी नाक पे निकाल के वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, सेम केस, बॉस ने आपको डांटा, बहुत गुस्सा है। अब डिस्प्लेसमेंट में आपने वो गुस्से से आपने किसी जानवर को मार दिया, या आपने अपनी वाइफ पे हाथ उठा दिया, या आपने अपनी वाइफ को डांट दिया, या आपने किसी एक बच्चे को डांट दिया। वो गुस्सा आपने किसी उस पर निकाल दिया मोरल अनएक्सेप्टेबल वे में। लेकिन सब्लिमेशन में आपने वही गुस्सा जिम में निकाल दिया, वही गुस्सा आपने अंदर रख के अच्छा काम करके बॉस को अगले दिन आपने वो काम से वो कर दिया। तो ये सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन इज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव जनरली। ओके जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म पे, रैशनलाइजेशन। ये तो हम सभी करते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। जस्टिफाइंग रॉन्ग एक्शंस विद लॉजिक। ये होते हैं बड़े मतलब समझदार आदमी, इनको तो मैं एक तरीके से अपने बहुत टॉप लिस्ट पर रखूंगा। क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस फॉर बिहेवियर्स दैट आर एक्चुअली ड्राइवन बाय इमोशंस। अब जैसे कि जो एक स्टूडेंट है वो फेल हो गया है ना, तो वो पता है घर पे आके क्या बोलेगा कि टेस्ट बहुत हार्ड आया था। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, वो ये बोलेगा टेस्ट बहुत हार्ड आया था, या बारिश हो गई थी मेरा पेपर गीला हो गया था, या टीचर बहुत हार्ड थी, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मतलब अपने आप को तो वो कभी कम करेगा ही नहीं, ठीक है। जस्टिफाइंग रॉन्ग एक्शंस विद लॉजिक, अपने सारे गलत काम को वो आदमी वो करेगा लॉजिक से, मतलब उसको काटने की कोशिश करेगा कि मैंने ये काम इसलिए नहीं करा क्योंकि ये वो था, मैं टीवी इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज मेरे को देखना है, मतलब मेरी आंखें बोल रही हैं देखने को, मेरा देखने का मन नहीं है लेकिन मुझे देखना है ना। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो करेगा, बहुत ज्ञान देगा अपने गलत कामों को लेके। ये है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करना किसी चीज़ को, है ना। और रिएक्शन फॉर्मेशन, ये लोग भी होते हैं, ये लोग भी बड़े कमाल के होते हैं, और ये लोग आपने अपनी लाइफ में अब तक तो एक या दो लोग तो आपको मिल ही गए होंगे, मेरे को तो मिले हैं, है ना, मेरे तो करीबी भी बहुत हैं। एक्टिंग ऑपोजिट टू अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स, बिहेविंग इन अ वे दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू वंस ट्रू फीलिंग्स। मतलब एक इंसान है, अगर आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता ना, तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा। इनको बोलते हैं हम सांप, नागिन, जो नाग होते हैं, डसते हैं पीछे पीछे, आप समझे, वैसे वाले लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो, लेकिन वो आपसे कन्फ्रंट करने में डरेंगे, आपके साथ वो फिर ओवर फ्रेंडली बनेंगे, ओवर फ्रेंडली, अपने आप को ओवर केयरिंग बन के दिखाएंगे, लेकिन इन रियलिटी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनको मौका मिले तो वो आपका बेड़ा गर्क कर दें, ऐसे लोग, ये ज़्यादातर ये खतरनाक है। फिर आता है रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू चाइल्ड लाइक बिहेवियर। इसमें हम क्या कहते हैं, अपने पुराने बिहेवियर पे आ जाते हैं। रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेसिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, एन अडल्ट व्हेन स्ट्रेस्ड स्टार्ट बाइटिंग देयर नेल्स। बचपन में जैसे हम
नेल को बाइट करते थे या हम कडल करते थे जब हमें कोई डांट देता था, तो वैसे ही क्या कहते हैं, अगर बंदा मतलब जब बड़ा होके जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम वापस अपने पुराने वाले तरीकों पे आ जाते हैं, बचपन वाले तरीके पे। हम किसी कुत्ते को हमने गले लगा लिया अगर हमारा मूड ख़राब है तो, या हमने अपने नेल्स को बाइट कर दिया, या हम अपनी पुरानी वाली हरकतें जो हमको सेटिस्फाई करती हैं जो, तो हमने वो सब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ये आता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें अवॉइडिंग इमोशंस बाय फोकसिंग ऑन फैक्ट्स। ज्ञानी लोग, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप हुआ है किसी का, ठीक है, अब 3 साल का रिलेशनशिप था, बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बट ब्रेकअप हो गया किसी भी मतलब किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से ब्रेकअप हो गया। तो उस टाइम पर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा, ना रोएगा, ना धोएगा, ना स्मोकिंग करे, कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप बैठेगा और ज्ञान देगा। मुझे तो पहले ही पता था कि ये ब्रेकअप होना था, ये लड़कियों का ऐसा ही है या लड़कों का ऐसा ही है, मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी। या फिर वो रिलेशनशिप को लेके एक बहुत बड़ा वो बन जाएगा कि मुझे अब से ऐसा करना चाहिए। वो अपने इमोशंस शो नहीं करेगा, ना अपनी सैडनेस शो करेगा, वो फैक्ट्स और मतलब नॉलेज उस पर आ जाएगा कि यार मुझे तो पहले ही पता था इनका ऐसा होता है, मतलब ऐसे ये लोग भी होते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन, हम अपने थॉट्स को ऐसे डिफेंस करते हैं, डिफेंस, हम अपने ईगो को ऐसे बचाते हैं। ये सारे तरीके हैं, मेनली डिफेंस मैकेनिज्म्स यही हैं, यही आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, बाकी 1-2 और रहते होंगे तो आप बता देना अगर वो आए तो। अच्छा, एक और है, ये है आइडेंटिफिकेशन। इसमें आता है अडॉप्टिंग समवन एल्स ट्रेट्स। इसमें होता है अनकॉन्शियसली अडॉप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर पर्सन ऑफन टू फील मोर सिक्योर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड को बुली कर दिया स्कूल में, तो वो अपने फेवरेट टीचर की तरह मतलब बिहेव करने लग जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और देते हैं कि अगर आपकी मतलब कि आपकी एक बहुत अच्छी दोस्ती है किसी इंसान के साथ, और वो इंसान आपसे बड़ा है और आप उसको एज अ आइडल फिगर देखते हैं, यार ये इंसान बड़ा वो है, तो आप कब उसकी तरह चलने लग जाओगे आपको पता नहीं लगेगा। आप उसकी तरह कब एक्ट करने लग जाओगे, आप उसकी तरह कब खाने लग जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। उसकी तरह मतलब इमिटेट होने लग जाओगे बिल्कुल। ये होता है आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे मोस्टली डिफेंस मैकेनिज्म्स ख़त्म होती हैं, है ना। अब आते हैं हम, ये सब फ्रॉयड करते कैसे थे। फ्रॉयड डेवलप्ड साइकोएनालिसिस थेरेपी टू हेल्प पेशेंट अनकवर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इनमें वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते थे इन सबको वो करते टाइम, ठीक है, बताते टाइम। तो सबसे पहला ये आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, फ्री एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। फ्री एसोसिएशन होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें पेशेंट को जो भी उसके मन में आते हैं, जो भी उसके थॉट्स होते हैं, जो भी उसके डिज़ायर्स होते हैं, जो भी उसके आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सब कुछ बोल, बेशक वो कितने ही इर्रेलेवेंट हो, कितने ही बिना सर पैर की बातें हों, लेकिन उसको बोला जाता है कि जो भी तेरे दिमाग में आता है वो तू बोल, ठीक है। ये होता है फ्री एसोसिएशन। इससे वो बाद में जाके अपना मतलब रिसर्च करके वो उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कॉज है क्या। दूसरा आता है ड्रीम एनालिसिस। मेरे पास एक बुक भी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये है 600 पेज के आसपास की। इनमें इन्होंने सारा कुछ समझाया हुआ है ड्रीम्स के बारे में, बहुत मुश्किल बुक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये सब जानने के बाद हम पेशेंट के ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं कि उसको ड्रीम्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज ड्रीम्स हमेशा, ड्रीम्स का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर आपको डिकोड करना आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये ड्रीम मेरा क्या कहना चाह रहा था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हैं। इसमें हमारे हिडन डिज़ायर्स, जो भी हमारे डिज़ायर्स छुपे होते हैं, अनकॉन्शियस में होते हैं, वो हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ, हम तो नहीं, वो ये करते थे, वो बहुत ही शायद कम लोग कर पाते होंगे, ड्रीम्स को समझना, ड्रीम्स को वो समझते थे। और तीसरा आता है ट्रांसफरेंस। ये भी 1 नंबर में आ सकता है। ड्रीम एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फ्री एसोसिएशन और ट्रांसफरेंस है, ठीक है। पेशेंट्स प्रोजेक्ट फीलिंग्स ऑन टू द थेरेपिस्ट। जब भी ये चीज़ चल रही होती है, ये सालों तक चलती है साइकोएनालिसिस आपकी थेरेपी। जब भी आपके फ्री एसोसिएशन वाले टाइम पे और जब भी आपकी ये थेरेपी चल रही होती है, तो इसमें ट्रांसफरेंस होता है, और ये होता है पेशेंट या क्लाइंट के द्वारा होता है एज अ थेरेपिस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल वो अपने थेरेपिस्ट को क्या कहते हैं, एज अ पेरेंटल फिगर देखेगा, या एज अ रोल मॉडल देखेगा, या एज अ लवर देखेगा। वो जो फील कर रहा होगा, जो भी उसके अनकॉन्शियस मोटिव्स होंगे, जो भी उसके हिडन डिज़ायर्स होंगे, वो उसको प्रोजेक्ट कर देगा अपने थेरेपिस्ट पे। उसको लगने लगेगा कि यार वो तो यार नहीं था ठीक, लेकिन मेरा थेरेपिस्ट कितना अच्छा है, मेरी कितनी केयर करता है। अब वो अपने अपने फीलिंग्स पे हम उसको एज अ देख सकते हैं। तो उसको भी सर सिगमंड फ्रॉयड ने लिखा हुआ है, ये ट्रांसफरेंस, ऐसे ऐसे चीज़ें, ये साइकोएनालिसिस के बेसिक स्टेप्स हैं, ये यूज़ करते थे। तो यहाँ हमारी थ्योरी होती है ख़त्म, साइकोएनालिसिस थ्योरी यहीं तक लिखनी है। लेकिन अगर बच्चे को 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा चाहिए, अगर जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है उसे 7 नंबर चाहिए, तो क्रिटिसिज्म भी लिख देना, ठीक है। क्रिटिसिज्म पे लोग बोलते हैं कि ये थ्योरी बहुत अनसाइंटिफिक है, मतलब इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये बस इन्होंने इनके दिमाग में इन्होंने लिख दी। तो तभी मैंने आपको बोला ये आपको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो, ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये अनसाइंटिफिक है।
डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड मेजर ये अनकॉन्शियस थॉट्स। अब अनकॉन्शियस थॉट को, मन को बेसिकली तुम साइंस के लैब में कैसे ला सकते हो, अब वही वाली बात आ जाती है। तो ये अनसाइंटिफिक है। टू फोकस्ड ऑन चाइल्डहुड, इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने सारी चीज़ों के जो तुम्हारे ट्रॉमाज हैं सब कुछ चाइल्डहुड पे फोकस किया। इन्होंने इन्वायरमेंट लर्निंग, सोशल लर्निंग, कल्चरल के इन्फ्लुएंसेस को इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जो कि ऑलमोस्ट सारे थ्योरिस्ट, सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है, इन्होंने दिया ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो भी तुम्हारे कारण हो रहे हैं 40 साल 50 साल, वो सब कुछ चाइल्डहुड की वजह से ही हो रहे हैं। इनका कहना ये है, ये इनको क्रिटिसाइज किया गया है इन थ्योरी को, मतलब इन थ्योरी को जिन्होंने रिजेक्ट करने की कोशिश करी थी, मतलब बदनाम करने की कोशिश करी थी। अनसाइंटिफिक है बहुत, टू फोकस ऑन चाइल्डहुड है, और सेक्सुअल ड्रिवन, हर जगह सेक्स घुसाया हुआ है। ओवर एम्फसाइज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो यहीं पे दोस्तों हमारी साइको एनालिसिस थ्योरी होती है ख़त्म। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मुझे मालूम है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताना ज़रूर मेरे को। अगर कमेंट आप नहीं करते हैं, कुछ सवाल नहीं पूछते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको थ्योरी कैसी लगी। अगर मुझे समझाने के तरीके में थोड़ा चेंज करना है तो क्या करना है, आपको कुछ भी मुझे बताना हो, एडवाइस करना हो, सजेस्ट करना हो, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपको समझ नहीं हो तो मुझे आप कमेंट कर देना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तो हम मिलते हैं और चलते हैं। ओके जी, बाय बाय।